जय हिंद साथियों। भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथ अष्टाध्यायी के 2500 साल पुराने गुत्थी को हमारे ऋषि राज पोपट, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, इन्होंने 2500 साल पुराने एक सूत्र की गुत्थी को सुलझा दिया है। क्या है ये मामला, क्या है ये मैटर, सारी बातें हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, सारा कुछ आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इन्हीं की जुबानी हम लोग सुनेंगे कि इन्होंने क्या कहा है, ये क्या गुत्थी सुलझाए हैं, इन्हीं की जुबानी हम लोग जानेंगे। तो देखते रहिएगा, पूरी बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम अष्टाध्यायी की बात करें कि अष्टाध्यायी क्या है, तो यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ है। तो अगर हम पाणिनि की बात करते हैं कि पाणिनि कौन है, तो पाणिनि का जन्म सालातुला पंजाब, जो कि गांधार कहा जाता है, वहां हुआ था। वर्तमान की बात करें तो पेशावर, जो कि पाकिस्तान में इस समय है, यहां इनका जन्म हुआ था। और जीवन काल की बात करें तो 520 से 460 ईसा पूर्व इनका जीवन काल है। अगर हम इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम दाक्षी और इनके पिता का नाम परिण था। इनके गुरु का नाम उपवर्ष था। ये तो हो गई पाणिनि की बातें, जिन्होंने एक महान ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि क्या है? एक व्याकरणविद हैं, व्याकरण के जन्मदाता कहे जाते हैं पाणिनि। इन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र दिया। माहेश्वर सूत्र से आप सभी परिचित होंगे, जो भी लोग इनको पढ़ते होंगे या फिर इनको थोड़ा भी बहुत जानते होंगे, वो माहेश्वर सूत्र से परिचित होंगे। 14 माहेश्वर सूत्रों की वजह से ही इन अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र लिखे गए हैं, जो कि संभव हो पाए हैं माहेश्वर सूत्र से। अगर हम माहेश्वर सूत्र की बात करें, हालांकि ये क्लास कुछ और चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इन माहेश्वर सूत्र की चर्चा जब आ ही गई है तो वो माहेश्वर सूत्र आप लोगों को बता दे रहा हूं कि वो 14 माहेश्वर सूत्र हैं कौन से। तो हमारे साथ गिनिएगा कि 14 हैं कौन से। अयुड़, ऋलिक, एयोंग, एओज, हैवरट, लण, यमगणनम, झवैया, गणदस, जब गणदस, खप चटत चत्तव, कपय, सससर, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जो कि पाणिनि के द्वारा, जो कहा जाता है कि शंकर जी के डमरू से यह निकला है। शंकर जी ने 14 बार डमरू बजाया था। आम लोगों को तो यही सुनाई देता है कि डमरू बजाया था, लेकिन पाणिनि ने क्या सुना? वो 14 माहेश्वर सूत्र सुने, इसीलिए उसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर में मतलब शिव भगवान, ठीक है, उनकी डमरू से वो निकला है। ये तो हो गई पाणिनि के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। पाणिनि जो कि उनका 2500 साल पुराना एक नियम था, उस नियम को इन्होंने ऋषि राज पोपट, डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने सही कर दिया है। ऋषि राज पोपट की बात करें तो इनकी उम्र 27 साल है। 1995 में इनका जन्म हुआ था, मुंबई में इनका जन्म हुआ था, और यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे थे। हाई स्कूल तक इन्होंने नॉर्मल पढ़ाई करी। हाई स्कूल में इन्होंने संस्कृत ले लिया। इसलिए संस्कृत लिया क्योंकि इनके घर वालों ने ये कहा कि संस्कृत में ज्यादा नंबर आते हैं, तो सिर्फ इन्होंने संस्कृत नंबर की वजह से लिया था। लेकिन आज इसी में वो अपना कैरियर बना रहे हैं। धीरे धीरे संस्कृत में इनको इंटरेस्ट आने लगा और संस्कृत को ही अपना कैरियर चुन लिया। आज ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि इंग्लैंड में है, यहाँ से ये पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। तो पीएचडी करते समय आप लोग जानते होंगे कि किसी टॉपिक पे थीसिस लिखा जाता है और वो पेश किया जाता है। तो इनका थीसिस क्या था, किस टॉपिक पे ये लिख रहे थे? तो इनके थीसिस का नाम था इन पाणिनि वी ट्रस्ट, डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी। ये इनके थीसिस का नाम था। और इन्होंने क्या किया है, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में यह है कि समान शक्ति के दो नियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में व्याकरण के क्रमिक क्रम के बाद आने वाला नियम जीत जाता है। यानी जब नियमों के बीच विसंगतियां पैदा होती हैं तो बाद वाला नियम क्या होता है, बाद वाला आने वाला नियम क्या होता है, प्रभावी माना जाता है। अगर हम इस ऐसे समझें कि किसी शब्द को बनाते समय
अगर दो नियम प्रभावी हो रहे हैं तो बाद वाला नियम क्या होता है, ये प्रभावी होता है। दो नियम आ रहा है तो बाद वाला नियम क्या होता है, प्रभावी होता है। ऐसा ये था, लेकिन हर जगह यह रूल सही नहीं हो रहा था, कुछ अपवाद भी पैदा कर रहा था। तो इसी की गुत्थी इन्होंने सुलझाया है। आइए हम लोग सुनते हैं इन्हीं की जुबानी की इन्होंने क्या किया है। देखिए, पाणिनि ने, मैं बड़े सरल शब्दों में और बड़ी संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा आपको। पाणिनि ने जो है 500 बीसी के आसपास तकरीबन 4000 सूत्र लिखे, और वो 4000 सूत्र एक मशीन के तौर पे जो है चलते हैं, एक मशीन ही समझ लीजिए उनको। और वो 4000 सूत्र क्या करते हैं, कोई भी संस्कृत का शब्द हो उसकी उत्पत्ति में मदद करते हैं, उसको बनाने में मदद करते हैं बहुत सरल शब्दों में। तो जैसे कि दृश धातु ले लीजिए, दृश का मतलब है देखना। तो दृश में आपने अगर आपको उससे अब हिंदी में जैसे कि अलग अलग शब्द है, दर्शन हो गया, दृष्टि हो गया, दर्शिता हो गया, है ना, तो दृष्टि गोचर हो गया। तो बहुत सारे जो ये शब्द है ये सब दृश धातु से आते हैं, देखना, देखने से संबंधित है सारे शब्द। तो दृश में आपने उदाहरणार्थ प्रत्यय लगा दिया त, तो दृश प्लस त से कुछ ध्वनियों के परिवर्तन करके अंत में हमें जवाब मिल जाता है दर्शित या फिर दर्शिता इत्यादि। तो अब वो सारे ये सारे संस्कृत से ही आए हुए ना, हिंदी में भी ये सारे शब्द। हाँ। तो ये जो सारे शब्द है उनको तैयार, संस्कृत के ऐसे जितने भी शब्द है वो ये मशीन के तौर पे तैयार कर पाता है। बस उसमें धातु चाहिए और उसको प्रत्यय लगा दो। दृष्ट को आपने जैसे त लगा दिया, जैसे आपने इंग्लिश में डिफाइन को एशन लगा के डेफिनेशन बना लिया, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार के बड़े उदाहरण में दे सकता हूँ, पर अभी के लिए 2 उदाहरण मेरे ख्याल से पर्याप्त है। अब होता क्या है कि पाणिनि क्या करते हैं, इसी प्रकार जैसे संस्कृत शब्दों की जब वो रचना मतलब संस्कृत शब्द जब बना रहे होते हैं, और उसको जो है जो सबसे पहले कमेंटेटर रहे, जो सबसे पहले जिन्होंने भाष्य लिखा कह सकते हैं, वो हम वार्तिककार कहते हैं। खैर, पर एक सबसे पहले कमेंटेटर ही मान लो आप जो रहे, उन्होंने इसको गलत समझ लिया। उनको खैर इसके 2 मतलब पता थे, मैंने ये भी दिखाया अपनी थीसिस में, पर उन्होंने गलत मतलब स्वीकारा। और उसके बाद जो है सारे स्कॉलर्स जो कि पिछले 2000 से भी ज्यादा सालों के दरमियान जो भी लिखा गया उसमें उस गलत इंटरप्रिटेशन को या गलत मतलब को स्वीकारा गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे एक सूत्र या एक रूल लगता है, पर कई बार क्या होता है कि एक स्टेप पे जो है 2 रूल इकट्ठे लगने लगते हैं। अब उनमें से एक ही रूल का हमें चयन करना है, एक ही सूत्र लग सकता है वहां पर। तो वो सूत्र कौन सा होगा, ये सवाल है। पाणिनि ने जो है हमें एक सूत्र सिखाया, सिर्फ वो दोनों सूत्र के बीच में जो क्लेश है, जो इकट्ठे लग रहे हैं उनके बीच जो क्लेश है उसको सुलझाने के लिए सिर्फ एक सूत्र सिखाया है। अब उसके चलते हुआ क्या, अब 2 रूल में से एक रूल जो सिलेक्ट करने का आपको एल्गोरिथम ही गलत समझो आप, तो फिर उससे फाइनल आंसर जो होता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता, व्याकरण की दृष्टि से गलत जवाब मिलते हैं हमें, तो मशीन ठीक से चल नहीं रही ना, यही अर्थ हुआ। तो ये जो सारे स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, और ऊपर से अलग रूल्स लिखे और चीजें ऐड की, उसको हम परिभाषाएं या मेटा रूल्स कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ताकि इस आशा में कि मशीन थोड़ी सी बेहतर चलने लगे, या ये मशीन के जो तकनीकी मसले हैं, मामला है, वो हल हो पाए, सुलझ पाए। पर दुर्भाग्यवशात ये नहीं हो पाया। बजाय इसके मेरा ख्याल है ये हो गया कि तकलीफें और बढ़ गई और मामला और उलझ गया सुलझने के बजाय। तो जब मैंने अपनी पीएचडी शुरुआत की, तभी मैंने सोच के रखा था कि ये जो एक्स्ट्रा सारी चीजें बाद में जोड़ी गई है पाणिनि मुनि के इस सुंदर व्याकरण में, उनका मैं स्वीकार नहीं करता। मुझे ऐसा हल चाहिए जो कि पाणिनि ने जो सिखाया उसी के आधार पर हमें मशीन को चलाने में मदद करे। तो वो जो एक रूल था ना, जो दोनों सूत्रों के बीच के क्लेश को सुलझाने में मदद करता है, उसको मैंने कर लिया रीइंटरप्रेट। तो उसके नए मायने जो है, उसका नया अर्थ जो है, उसको यदि हम स्वीकार करते हैं तो मशीन अपने आप ठीक से चलती है। और ये जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी गई थी बाद में, मेटा रूल्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी वो चीजों को बड़ा क्लिष्ट कर देते हैं, जटिल कर देते हैं, तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही मेरा योगदान है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने क्या बताया है। और अष्टाध्यायी के बारे में बात करें तो मैक्स मूलर जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, अष्टाध्यायी के बारे में एक बात कहते हैं कि क्या अष्टाध्यायी के सामने अंग्रेजी या फिर ग्रीक या फिर लैटिन की संकल्पनाएं नगण्य हैं, ये इन्होंने बताया है मैक्स मूलर ने। तो ये तो हो गई ऋषिराज पोपट की बातें, अष्टाध्यायी की बातें, पाणिनि की बातें। अब हम ये जानते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जहां से ऋषिराज पोपट पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं, इसकी क्या खास विशेषताएं हैं। तो 1209 ईस्वी में शहरवासियों से विवाद की वजह से जो प्रबुद्ध जन थे, इन्होंने ऑक्सफोर्ड से अलग होकर के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की नींव रखी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है, ऑक्सब्रिज कहा जाता है, ठीक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि कहां पे है, इंग्लैंड में है। अगर हम इसके खासियत की बात करें तो अभी तक नहीं, 17,000 छात्र इसमें वर्तमान में पंजीकृत हैं और 120 देशों के 1000 अंतरराष्ट्रीय छात्र भी वर्तमान में इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें लगभग 31 कॉलेज इससे संबंध है और 100 से अधिक फैकल्टी इसमें है। और
1904 से अब तक सबसे खास विशेषता इसकी ये है कि 1904 से अब तक 98 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 98 लोगों को नोबेल पुरस्कार अगर बांटे कि किस किस क्रम में मिला है तो 32 लोगों को तो भौतिक में मिला है, वहीं अगर 26 की मतलब कि 26 लोगों को मेडिसिन में मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में, और 24 लोगों को केमिस्ट्री में मिला है, रसायन में, 11 को इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में, और 3 को साहित्य और 2 को शांति में नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। देखिए, आदमी को मतलब देख करके उसको जाना नहीं जा सकता है कि ये क्या होगा। कोई इनको देख के केवल इतना जान ले कि ये विदेश में पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ ये संस्कृत से पीएचडी कर रहे होंगे। विदेश में पढ़ता है तो निश्चित ही अंग्रेजी या फिर गणित, मैथ, साइंस से पढ़ रहा होगा, ऐसा इनको देख के लोग जज करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं। हम ही जहाँ कोचिंग करते थे वहाँ जो सर लोग थे डिग्री तो लिए थे किसी और सब्जेक्ट का, लेकिन इतने बेहतरीन शिक्षक थे, मतलब शिक्षक हैं कि मतलब कि डिग्री लिए हैं अंग्रेजी का लेकिन पढ़ा रहे हैं हिंदी इतने बेहतरीन ढंग से, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि हाँ इन्होंने डिग्री तो लिया है अंग्रेजी में लेकिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। और शिक्षक हैं डिग्री लिए हैं मैथ का लेकिन पढ़ा रहे हैं संस्कृत। इतना गजब, इतना शानदार तरीके से संस्कृत पढ़ाते थे कि मतलब ऐसा माना जाता था। शुरू में हम तो यही जाने कि वो पंडित हैं, इतने अच्छे से वो संस्कृत पढ़ा रहे थे, पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी को जज नहीं किया जा सकता है। ऐसे ये है ऋषिराज पोपट, इन्होंने 2500 साल जो पुराना ये नियम था उसको सही कर दिया। अब कंप्यूटर पे भी इसकी पढ़ाई हो सकेगी और इन्होंने इस अपवाद को सुलझा दिया है। जो भी अभी तक इसके अपवाद पैदा हो रहे थे इसको इन्होंने सुलझा दिया है। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।